नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में बातें बाजार की में बाजार की एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिसका आपको पता होना काफी जरूरी है, और विशेष रूप से तब जब आप बाजार के अंदर किसी ना किसी तरह से खरीद फरोख्त कर रहे हैं या बाजार की जानकारी रखना चाहते हैं। क्योंकि कई बार बिलों में गोलमाल कर देना या गोलमाल कर देना कैसे किसी कंपनी को कहां से कहां ले जाता है, आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में हम बताएंगे कि आप उसे देख करके हैरान तो रह ही जाएंगे, साथ में यह भी विचार करेंगे कि क्या कोई व्यक्ति इतनी सारी एजेंसीज को इतने लंबे समय तक आंखों में धूल झोंक कर रख सकता है, और विशेष रूप से तब जब उस व्यक्ति को सम्मानित करने के नाम पर जाने कितने प्रकार के सम्मान मिले हों। अब मैं खैर बहुत सारी बातें पहले ही डिस्क्लोज नहीं करूंगा, अदरवाइज कहानी आपके लिए थोड़ी अधूरी सी रहेगी। बस इतना सा मानकर चलिएगा कि आज जिस व्यक्ति के बारे में आप जानने जा रहे हैं, जिस कहानी को आज आप मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम सत्यम घोटाले की बात करेंगे। काफी सारी टेक्निकल चीजें भी आज आपको इसके माध्यम से बताई जाएंगी। कहानी को बड़ा ही सारगर्भित तरीके से हम प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने एक कथन लिखा दिखाई दे रहा है, सत्यम घोटाला भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की कहानी। कॉर्पोरेट धोखाधड़ी बोला जाए तो यूं समझिए, देखिए आपने इससे पहले जो कहानी सुनी थी ना, स्कैम के बारे में जो सुना था आपने, उसमें आपने क्या सुना था कि किस प्रकार से एक व्यक्ति शेयर मार्केट में धोखाधड़ी कर रहा है। यह व्यक्ति कुछ और कर रहा है, लेकिन कर शेयर मार्केट के माध्यम से ही रहा है। किस तरह से लोगों ने शेयर मार्केट के अंदर विश्वास धीरे धीरे घटाया, उसके पीछे का बड़ा कारण ऐसे लोग हैं जो कभी ना कभी बहुत से लोगों को एक धोखा देके चले जाते हैं। आप लोग कभी किसी से सुनते हैं ना कि यार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या शेयर मार्केट बड़ा रिस्की है, तो उसको रिस्की बनाने वाले जो लोग हैं ना, उनका जिक्र इन दिनों हम कर रहे हैं। चलिए, जिस व्यक्ति का आज जिक्र होने जा रहा है, इसका नाम है राजू। नाम है रामलिंगम राजू। ये 1999 में यंग एंटरप्रेन्योर के पुरस्कार से सम्मानित हुए। 2009 में बिजनेस लीडर ऑफ एशिया के पुरस्कार से सम्मानित हुए। 2008 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित हुए। अब जरा इस शब्द को ध्यान में रखिएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि बाद में यही जिक्र में आएगा। और ये वो व्यक्ति है जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, साधारण परिवार से निकला हुआ एक व्यक्ति जिसके घोटाले इतने कि उसने शेयर मार्केट को तो 10,000 करोड़ के आसपास का घोटाला दिया, खुद ने कम से कम 7,000 करोड़ की अपनी कंपनी में हेरफेर की, और उस हेरफेर के चलते हैदराबाद काफी ज्यादा सुर्खियों में आया। यह वो व्यक्ति है जिसे भारत में भारत का बिल गेट्स कह के पुकारा जाना शुरू हुआ था। आज अगर मैं फिलहाल के लिए इस कहानी को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले अगर यह कह दूं कि भारत में अगर टेक कंपनीज की बात करें जो कि आईटी से रिलेटेड हैं, तो उनमें से प्रमुख नाम आपको सुनाई पड़ते हैं, इन्फोसिस का, विप्रो का। ऐसे ही जो प्रमुख नाम है टीसीएस का, एक नाम आजकल चर्चा में है जिसका नाम है टेक महिंद्रा। अगर आपको याद हो तो आप अगर सुनेंगे भारत की प्रमुख कंपनियों में एक नाम आता है टेक महिंद्रा का। असल में जो ये टेक महिंद्रा शब्द नामक कंपनी है, ये वही सत्यम कंप्यूटर्स है जिसकी हम कहानी सुना रहे हैं। क्योंकि इसी को वर्ष 2009 के अराउंड टेक महिंद्रा ने लगभग 3,000 करोड़ में खरीद लिया था। तब से सत्यम कंप्यूटर्स नामक शब्द तो गायब हो गया, लेकिन वो प्रोडक्ट आज भी मार्केट में अवेलेबल है। रामलिंगम राजू जेल से जाके बाहर आ चुके हैं, 2015 से अपनी मस्त जिंदगी जी रहे हैं। क्या कहानी है, चलिए सुनाते हैं। तो साथियों, आपके सामने जिस व्यक्ति का हम जिक्र कर रहे हैं, इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जब इसे कहा गया कि आपने ये सब कर दिया है, इसकी कहानी को लोगों के बीच में लाया गया, तो इससे पूछा गया कि आपको डर नहीं लगा कि आप इतना कुछ खतरनाक करने जा रहे हो। इसने कहा, फ्रॉड जो मैं कर रहा था वो बिल्कुल ऐसे था जैसे कि मैं टाइगर की सवारी कर रहा हूं। टाइगर की सवारी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप जब तक सवार हैं, आपको पता है कि टाइगर आपको काटेगा नहीं, लेकिन अगर आप उतर गए तो संभव है कि टाइगर आपको काट ले। टाइगर की सवारी करते समय कोई टाइगर क्यों नहीं काटेगा? आप खुद से सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा तो समझ पाएंगे कि टाइगर का गर्दन इतना नहीं घूमेगा कि आपको खा जाए। आप उसके ऊपर सवार हैं, उतरने के बाद वो आपको खा सकता है। तो ये एक ऐसे फ्रॉड में था कि जब तक मैं फ्रॉड में हूं तब तक मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन जैसे ही फ्रॉड से किनारा करूंगा मेरी सारी चिट्ठियां खुलकर आ जाएंगी। कैसे किनारा किया वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इसकी महानता के ऊपर कि इसने किस तरह का बड़ा कांड किया, इसके ऊपर नेटफ्लिक्स पर ओरिजिनली एक वीडियो डला भी हुआ है, बैड बॉय बिलियनियर्स के नाम से। कभी समय मिले तो भारत के जो भी चूनाखोर रहे हैं उनकी जानकारियां वहां डली हुई हैं।
चलिए साहब, सत्यम घोटाले के बारे में शुरुआत करते हैं। यह जानकारी निकल कर आती है एक ऑडिट फ्रॉड के रूप में। ऑडिट फ्रॉड का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको कुछ एक शब्द सिखाता हूं। देखिए क्या है ना, आप कोई सी भी कंपनी चलाएं, कोई सी भी कंपनी हटाइए, आप सोचिए दुकान चलाते हैं आप दुकान चलाते हैं तो दुकान के अंदर आपने कितना सामान खरीदा, कितना सामान बेचा, इसकी प्रतिदिन लिखा पढ़ी करते हैं, वीकली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, मंथली करते हैं। आप किसी ना किसी तरीके से एक लिखा पढ़ी करते हैं, उसको अकाउंट्स मैनेज करना कहा जाता है ना। अगर आप कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं तो कंप्यूटर में अकाउंटेंसी हो रही है, आप बही खाते में कर रहे हैं तो वही खातों में हो रही है। ट्रेडिशनली बही खातों में ही होती थी, आजकल कंप्यूटर्स में होती है, ठीक है। कहते हैं जिसको टैली आती है वो करता है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब जब आप कंप्यूटर में लिखा पढ़ी करते हैं तो उस लिखा पढ़ी में आप प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, ये सामान मंगाया था, ये सामान बेचा था, इतने का हमें साल भर में मुनाफा हुआ, इतने का हमें घाटा हुआ, ठीक है। आपने लिखा पढ़ी करी दुकान में बैठ करके। विचार करिए, आप सोचिए कि दुकानदार आप नहीं भी हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं दिमाग लगा के। आप अपने महीने के खर्चे भी आप खुद से बैठ के लिख सकते हैं। आपने खुद के घर के खर्चे ही महीने भर के लिख करके रखे। इस काम को अकाउंटिंग कहा गया। अकाउंटिंग के बाद अब दूसरा चरण शुरू होता है जिसका कहते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, आपने जो चीजें लिखी हैं अब आप उसे अपने ही घर के किसी एक मेंबर से कह के कि यार सुनो, एक बार इसको देख लेना, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी कैलकुलेशन में। ये जो जांचना है ना कैलकुलेशन, ये एक तरीके से समझिए ऑडिटिंग है। केवल जोड़ भाग ही नहीं करना होता, इसमें और कुछ भी करना होता है। जैसे अगर आपने अपनी खाते के अंदर जानकारी लिखी और लिखने के बाद उसमें मेंशन कर दिया, क्या मेंशन कर दिया कि आपने इस चीज पर खर्च ज्यादा कर दिया, ये आपने हिसाब गलत लगा दिया, ये खर्चा नहीं करना चाहिए था, ये ऑडिटिंग थोड़ी अच्छी प्रकार की ऑडिटिंग हो जाती है। उदाहरण के लिए आप अगर महीने का हिसाब लिखें और आपको लग जाए कि यार मैंने 500 रुपए जबरदस्ती वहां पर खर्च कर दिए, काम तो 100 में हो सकता था, ये ऑडिटिंग है आपकी इंटरनल ऑडिटिंग, ठीक है। लेकिन कंपनी नियम के अनुसार, देश के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है उसके अनुसार ये प्रावधान है कि आप इंटरनल ऑडिट तो करेंगे ही, लेकिन अपनी कंपनी की ऑडिट किसी सेकंड फर्म से और कराएंगे। यानी आप घर के व्यक्ति से काउंटिंग मत करवाइए, क्या पता आपने झोलमोल कर दिया हो। आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, भाई क्यों झोलमोल करूंगा, मेरी कंपनी है तो सही से हिसाब रखूंगा ना। अभी बताते हैं, सब समझ में आएगा। आपने किसी दूसरी कंपनी से भी ऑडिटिंग करवाई तो इसको आउटिंग ऑडिटिंग कहते हैं, यानी कि आउटसाइड की ऑडिटिंग है। एक तो इनर ऑडिट हो गई और एक आउट ऑडिटर हो गई, है ना। मतलब दूसरी कंपनी से आपने सेकंड कंपनी से ऑडिटिंग करा ली। अब ये ऑडिट शब्द तो समझ में आ गया होगा, सवाल बड़ा ये अटक गया होगा कि जब मेरी कंपनी या मैंने मेरे हिसाब में सारी बातें बहुत अच्छे से लिखी हो, मैंने पूरी तरह क्रॉस चेक कर लिया हो, मुझे दूसरे से कराने की जरूरत क्या है। मैंने कहा अरे कहीं हिसाब में गलती कर दी हो तो मुझे हिसाब देना किसको है, जो गलती कर दी तो मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहुत सही सवाल। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं मेरी कहानी में कि मुझे ये हिसाब देना किसको है, जो मैं किसी और से भी चेक कराऊं, मेरा जो है वो सही तो है, तो अब आपको सही आंसर मिलने की इंतजार करनी चाहिए। आंसर ये है, यदि आपके जो रिजल्ट्स हैं इस आधार पर आपको कोई और व्यक्ति पैसे देने वाला हो, मतलब आपने अपनी कंपनी के अंदर जितना भी व्यापार किया और मुनाफा कमा के दिखा दिया, आपके मुनाफे को देखकर आप किसी दूसरे व्यक्ति से जाएं और कहें कि देखो भाई साहब, मैंने अपनी दुकान में 2 लाख रुपए का सामान डाला था, सीधा 25,000 रुपए का मुनाफा किया है। अगर आप चाहें तो इस कंपनी में आपका पैसा मिला के मैं 4 लाख का कर देता हूं माल, मुनाफा बढ़कर के अपना 50,000 का हो जाएगा। तुरंत आपके दिमाग में आइडिया क्या आएगा कि कोई भी व्यक्ति ऑडिटिंग या अकाउंटिंग क्यों करता है, तो आंसर निकल कर आता है कि इससे दूसरे व्यक्ति से पैसे मांगना आसान हो जाता है। आप उसको अपना बिजनेस मॉडल बेच पाते हो कि मैंने इतना लगाया था, इतना कमाया था। उम्मीद है आपको यहां तक की कहानी समझ में आई हो। आप कहें कि सर अब इसकी भी तो एंट्री करा दो, इसकी क्या कहानी थी। बस यही एक ऐसी दुकान है सत्यम, जिसने अपना जो बैलेंस बनाया उसमें अपना मुनाफा इतना दिखा दिया कि लोगों को लगा, कौन से लोग, कोई और पार्टनर बन के नहीं आया, शेयर मार्केट के शेयर धारकों को लगा। यानी जो आपसे अभी मैंने कहा ना कि कोई व्यक्ति आकर आपको पैसे देगा कि भाई साहब मेरा भी लगा लो, बिजनेस बढ़ जाएगा। जब आप आईपीओ लेकर आ चुके होते हैं, कंपनी को लिस्ट करवा चुके होते हैं, तो आपको पैसा शेयर धारक का मिलता है।
शेयर धारक आपको पैसे देता है, अरे वाह सर आपकी कंपनी 20% का मुनाफा दे रही है, सर मेरे को भी शेयर चाहिए आपका, सर आपका शेयर इस समय 500 रुपए का मिल रहा है, मैं चाहता हूं लेना सर इसको। यानी आपकी कंपनी का शेयर बढ़ने लगता है जब आप मुनाफे ज्यादा दिखाते हैं। उससे फायदा क्या होता है? उससे ओवरऑल आपके शेयर की बिक्री ज्यादा होती है। शेयर की बिक्री होती है तो क्या होता है? शेयर की बिक्री होती है तो आपकी खुद की वैल्यू बढ़ती है। सत्यम घोटाला और कुछ नहीं अपितु अकाउंट्स में किया गया वो हेरफेर था जिसमें एक व्यक्ति अपने मुनाफे को 20% के आसपास ले जाकर 24% के आसपास ले जाकर दिखा रहा था, जबकि वास्तविकता में उसका मुनाफा 3% ही था। सवाल बड़ा है, 24% मुनाफा दिखाया तो क्या ऑडिटिंग वालों को पकड़ में नहीं आया? अरे साहब बहुत सही सोच रहे हैं आप, पकड़ में आया। आता तो तब ना जब वो ऑडिटिंग फ्रॉड ना कर रहा होता। उसने तो ऑडिट करने वालों को भी खरीद रखा था। सर इंटरनल ऑडिट ही तो खरीद सकते हो, आउटसाइडर को कैसे पकड़ोगे? देखिए जनाब बात ऐसी है, यह व्यक्ति खुद टेक्नोलॉजी का था, इसने अपने बिल और सॉफ्टवेयर ऐसे बना रखे थे कि किसी को नजर ही नहीं आता था। जानकर आश्चर्य होगा आपको कि ये जब बिल लगाता था तो उन बिलों को इस प्रकार से व्यवस्थित करता था कि उनके ऊपर मार्क लगे हुए होते थे। किसी बिल पर मार्क लगा हुआ है H और किसी बिल पर लगा हुआ है S। H मार्क का मतलब है कि इस बिल को तो छुपा के रख लो, और जहां S लगा हुआ है इसका मतलब है इस बिल को दुनिया को दिखाओ। इसने कुछ तारीखें फिक्स की हुई थी जिस समय पर H नामक जो बिल हैं यानी हाइड करने वाले जो बिल हैं उनको जनरेट किया जाता था। यानी कि जिस समय फाइनल बैलेंस शीट दिखाने का समय होता था अचानक वो H मार्क लगे हुए बिल अचानक डाल दिए जाते थे जिससे कि प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखता था। वास्तविकता में कंपनी 3% के मुनाफे पे चल रही थी, 24% पर दिखाकर दुनिया को अपने शेयर बेच रहा था यह प्राणी। फिर पकड़ में कैसे आया जानने के लिए कहानी पूरी देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हो। अगर समझ में आ रही होंगी तो कहानी को आप आगे सुन पाएंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है बातें बाजार की कुछ जल्दी से अपने सभी साथियों से शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद अभी तक आ चुका है तो लाइक करने में भी कंजूसी ना करें। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए साथियों, ये कहानी हुई यहां तक। तो सत्यम के ऊपर अमूल ने भी कार्टून बनाया था, सत्यम शर्म करो तुमने स्कैंडल कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब सत्यम की कहानी जानते हैं। हमने कहानी के अंदर घोटाला कैसे हुआ वो तो आपको बताया, कहानी क्या है जरा इसको भी जिक्र कर लेते हैं। असल में आप सबको ध्यान होगा, अपने जितने भी कंप्यूटर्स हैं, अब कंप्यूटर्स हटाइए, अपने कैलेंडर की बात करते हैं अपन। अभी जैसे ना अपने साल चल रहा है 2022 चल रहा है, थोड़े दिनों बाद 2023 हो जाएगा। तो अपन जब ईयर लिखते हैं ना 2022, 2023, 2024, अब अगले 10 साल तक हम ऐसे ही करने वाले हैं। फिर लिखेंगे 2030, ऐसे ही करते करते हमारे जो अंक हैं वो एटमैक्स 2 बदलते हैं पूरे 100 साल में, है कि नहीं? बहुत ज्यादा जोर हुआ तो 3 बदल जाएंगे, जैसे 2100, यही तो आएगा 100 साल बाद आएगा। इतना दूर का किसी ने सोचा नहीं था। असल में क्या हुआ साथियों, हमारे देश के नहीं दुनिया भर के जो कंप्यूटर बन रहे थे ना, उनको अचानक 1999 में ये रियलाइज हुआ कि भाई साहब हम तो मरने वाले हैं। बोले मरने वाले हैं कैसे? अरे बोले कांड हो गया। बोले क्या कांड हो गया? बोले दुनिया खत्म होने वाली है। बोले खत्म कैसे होगी? बोले खत्म होने के कारण यह है कि सारे कंप्यूटर्स जो 1999 तक के बने हुए हैं उनके अंदर तो बाइनरी कोडिंग हो रखी है। बाइनरी कोडिंग हो रखी है से मतलब क्या है? बोले मतलब यह है कि ये सब की सब जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये सब की सब इस तरह से चल रहे हैं 1999। इससे पहले 1998 किसी को यह पता ही नहीं था कि 1 साल बाद यह आंकड़ा बदल करके 2000 हो जाएगा। यानी एक ऐसा साल आएगा जिस समय पर ये पूरे आंकड़े 1 को 2 में बदलना होगा, ये 000 हो जाएगा। जितनी भी प्रोग्रामिंग की जा रही थी
जितने भी डेटा लिखे जा रहे थे कंप्यूटर में, उनमें बाइनरी ड्राफ्टिंग चल रही थी, यानी केवल 2 अंक को बदल करके ही कंप्यूटर चल रहा था। कंप्यूटर का इतिहास 20वीं सदी का ही तो है, यानी कि 1900 से अगर हम मान भी लें कि 1920 में, 1930 में, 1940 में जब भी कंप्यूटर पहली बार आया, किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि 2 का अंक भी आ जाएगा। और ये जो 2 का अंक है, इसने सारी दुनिया की चिंता एकदम एक्सट्रीम पर पहुंचा दी वर्ष 1999 में। क्यों, आप पूछेंगे ऐसी क्या चिंता हो जाएगी? बताते हैं। आपके कंप्यूटर में बकायदा बढ़िया कैलकुलेशन चल रही है, आपका कंप्यूटर बैंक में उपयोग में आ रहा है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डेट बदलता है, तारीखें बदलता है। अचानक आप देखते हैं कि 1 जनवरी के दिन आपका कंप्यूटर डेट दिखा रहा है 1900, क्योंकि उसको तो आदत है ना 99 के बाद 100 लिखने की। उसकी आदत में तो यह शुमार ही नहीं है कि वो इस अंक को 2 में बदल सके। यहां से 1999 के बाद में जो दिखने वाला अंक था वो 1900 था, क्योंकि 99 के बाद फिर 00 आना था। यह जैसे ही दुनिया को पता चली प्रॉब्लम, 1999 का समय था साथियों, और इसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया और इसी को बग नाम दिया गया Y2K, वर्ष 2000, ईयर 2 और K 4000, ईयर 2000। यह सवाल बन गया ईयर Y2K बग। बग का मतलब कंप्यूटर में आया हुआ कोई परेशानी। अब आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि एक ऐसी परेशानी अब उजागर हो चुकी थी दुनिया के सामने, जिसकी वजह से ना जाने कितनी ज्यादा तो कैलकुलेशंस बिगड़ने वाली थी, ना जाना कितने सारे बैंकिंग के डेटा बिगड़ने वाले थे, ना जाने कितनी सारी साइंटिफिक रिसर्च बदलने वाली थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि दुनिया के किसी भी देश ने इसकी तैयारी नहीं की थी। और साथियों, हमेशा याद रखना, जब पूरी तरह से आपके सामने निराशा का माहौल छाता है, उसी समय एक नया हीरो पैदा होता है। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो सर? अजी हां, दुनिया में आपदा में ही अवसर तलाशने वाले व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज जो लोग ऑलरेडी आगे चल रहे हैं वो कभी अपने बराबर किसी को नहीं आने देते। उदाहरण के लिए, इस कोरोना काल से पहले आप में से कितने लोग आधार पूनावाला को जानते थे? लेकिन आप सोचकर देखिए, कोरोना आया, वैक्सीन आई, वैक्सीन के कारण आधार पूनावाला सब जगह हिट हो गया है। अब तो यह भी पता है कितने घोड़े हैं उसके पास। कहने का मतलब समझिए, मतलब यह है कि जिसने भी आपदा को अवसर में बदला वो आगे निकल कर आगे आ गया। सीरम इंस्टीट्यूट का नाम सब जगह हो गया। एग्जैक्टली इस आदमी ने काम किया। इसने कहा दिक्कत क्या है? प्रोग्रामिंग ही तो दिक्कत है। बोले भैया दुनिया भर के कंप्यूटर्स के लिए प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे। अरे चिंता किस बात की है, मैं हूं ना। बोले कौन? बोले रामालिंगम। क्या करोगे? सारे कंप्यूटर में डेट बदल दूंगा। और बोलो क्या चाहिए? बोले कैसे बदलोगे? अजी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। बोले इतने कम समय में प्रोग्रामिंग? बोले चिंता क्या करते हो, इंडिया के अंदर खूब सारे आईटी प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं। बोले हैं? बोले हाँ। बोले बुलाओ भाई साहब। ये वो व्यक्ति बना जिसने 40-40 हजार लोगों की फौज खड़ी कर दी, आईटी प्रोफेशनल्स की, जो दुनिया भर में घूम घूम के या दुनिया के कामों को यहीं से बैठे बैठे लेकर के काम करना शुरू कर दी, प्रोग्रामिंग बदलना शुरू कर दी। तभी तो इंडिया बनकर उभरा एक समस्या का समाधान। और जब समाधान बन रहा था तो भारत के लिए बिल गेट्स बनकर उभरा रामालिंगम। ये क्या कर रहा था? यही राजू जो था ना, यही दुनिया भर को इस प्रॉब्लम का समाधान दे रहा था। और यह टाइम बन गया भारत का टाइम। भारत का टाइम से मतलब लोगों के लिए एक इतना उम्मीद की किरण भारत ने दे दी कि भारत वाले ही हैं जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में सभी के प्रोग्रामिंग्स को सही करके उन्हें सही जगह पहुंचा देंगे। और साथियों यही कारण यहां पर हुआ। 21वीं सदी के कंप्यूटर बनाने वाला भारत निकला। और जब नया साल आया तब सारे कंप्यूटर्स लगभग सही हो गए। ऐसा नहीं था कि सारे कंप्यूटर्स के कारण दुनिया में किसी भी कंप्यूटर के अंदर कोई परेशानी नहीं आई थी। आई थी शुरुआत के अंदर काम करते समय। इसके चलते 2-4 कंपनियां थी जिनके ऊपर परेशानी हुई थी। जैसे इशिकावा करके जापान के अंदर एक न्यूक्लियर प्लांट था। इसके अंदर रेडिएशन जहां उपकरण लगा हुआ था वो उपकरण फेल मार गया, क्योंकि उसके अंदर कंप्यूटेशन गलत मार गई। कंप्यूटर के अंदर जो गणना थी वो फेल मार गई। हालांकि उसका बैकअप ले रखा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। और इस समस्या को ही बुझाने वाला, यानी आप सोचो कि जैसे ही ये तिथि आकर के खत्म होती तो 2022 में एंट्री जो थी ना, वो बहुत ही खतरनाक एंट्री थी। अगर आप में से कोई उस समय का है तो बढ़िया है, नहीं तो अपने किसी जानने वाले से पूछिएगा। यह बात बहुत महत्वपूर्ण बात थी उस जमाने की। ठीक है,
अब इस व्यक्ति ने इस डिजास्टर को अपने लिए अपने पक्ष में बदलने का काम किया। इस समय आंध्र प्रदेश के सीएम हुआ करते थे चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने इस पॉइंट को कैश करते हुए कि भाई हैदराबाद को सिलिकॉन, देखिए एक अच्छा राजनेता वो जो कि विजनरी हो, जो कि अब आपदा से बने अवसर को बनाने की सोचे। उन्होंने कहा सारी आईटी कंपनी हैदराबाद आ जाओ, मैं सबको जमीन दूंगा, बढ़िया से जो सुविधा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सब दूंगा। तो इन्होंने एक तरीके से इतना काम किया कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस तक हैदराबाद में खुलवा दिया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं चंद्रबाबू नायडू के साथ में बिल गेट्स खड़े हैं। इनके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग, भारत के आईटी सेक्टर के जो दिग्गज हैं, ये लोग इंडिया के यहां खड़े हैं क्योंकि इंडिया ने अपना लोहा मनवा दिया था। तभी तो 1999 में राजू को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कारोबारी का सम्मान दिया गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति ने कितने सारे लोगों की कितनी मदद की होगी इस Y2 के प्रॉब्लम से निकाल करके। और साथियों, इसकी वजह से यह भारत की चौथी बड़ी आईटी कंपनी बनकर खड़ा हो गया। यह नहीं था कि और कंपनियां काम नहीं कर रही थी, और भी कर रही थी, लेकिन यह व्यक्ति क्या करता था, सीधा अमेरिका भेजता था। एक जमाना ऐसा था जिस समय इंडिया से लोग बड़ी मात्रा में अमेरिका जाया करते थे। जिसने भी 3 साल का सॉफ्टवेयर का काम सीख लिया, उसको अमेरिका भेजने का एक टूर मिल ही जाता था। बड़ी मात्रा में वहां के वीजा मिल रहे थे, इंडियंस बड़ी मात्रा में विदेश जा रहे थे। इसके पीछे का बड़ा कारण मैंने आपको बता दिया। 14,000 करोड़ का घोटाला फिर सामने कैसे आया, अब मैं आपको वो बताता हूं। अब साहब यहां तक तो सब सही चल रहा था। 1999 में एक आदमी सुपरस्टार बना, इसने सब तरह से काम करवा दिया, लोगों के काम बनवा दिए, हर तरफ जहां देखा जाए वहां पर राजू 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 हो गया साहब। अब आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से है। जिस अमेरिका ने अचानक राजू को रातों रात हिट कर दिया था 1999 में, उसकी बर्बादी का कारण भी अमेरिका बना। वर्ष 2009 में साथियों मंदी आई, आर्थिक मंदी आई थी। आर्थिक मंदी जब आई, उस समय पर वर्ल्ड बैंक ने अपने द्वारा यह कहा कि हम 8 साल के लिए या 9 साल के लिए सत्यम को बैन करते हैं। क्यों बैन करते हैं? क्योंकि इनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं आता। जैसे ही यह न्यूज बाहर निकलकर आई, राजू ने अपने द्वारा एक पत्र लिखकर जनता को भेजा और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं लगातार आप लोगों को धोखा दे रहा था, मुझे माफ करना। ये पत्र बॉम्ब की तरह आकर पड़ा लोगों के सामने। क्या कहानी है, आइए बताता हूं। तो साथियों, सत्यम कंप्यूटर का ये जो व्यक्ति है जिसने कैसे कैसे कंपनी बनाई, ये तो खैर आपके इंटरेस्ट का ज्यादा विषय नहीं होना चाहिए। 2008 के अंदर जैसे ये खबर आती है, क्या खबर आती है कि वर्ल्ड बैंक ने 8 साल के लिए सत्यम कंप्यूटर्स को बैन कर दिया। ये खबर जैसे ही आती है, उस खबर के तुरंत बाद लोग तलाशने निकलते हैं कि हुआ क्या है। तो 7 जनवरी 2009 को अचानक कंपनी के चेयरमैन राजू ने अपना पद छोड़ते हुए कहा, क्या कहा, एक लेटर लिखा जिसमें स्टॉक मार्केट के अंदर भूचाल आ गया और कहा कि सालों से कंपनी की माली हालत खराब चल रही थी, बाजार में हैसियत बनाए रखने के लिए कंपनी को लाभ में दिखाया गया और इसके लिए मैंने कंपनी के खातों से हेरफेर की थी। यह खबर सुनने के बाद तो भाई साहब, जितने लोगों ने इनके कंपनी में पैसे लगा रखे थे शेयर बाजार में, उन सब का क्या हाल होना था, किसी से छुपा हुआ नहीं रह सकता। यह वो लेटर है जो इन्होंने जारी किया। 544 रुपए का शेयर मात्र 10 रुपए का शेयर रह गया था। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, ऐसा किया क्या था, मतलब घोटाला था क्या? भाई ऑब्वियस ही बात है ना, दिमाग में यह आएगा कि इस व्यक्ति ने घोटाला किया तो किया कैसे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बात बताता हूं, इसको थोड़ा सा स्टोरी के रूप में सुनना। देखिए क्या था, इस व्यक्ति ने 1954 में जब जन्म लिया, किसान के घर में पैदा हुआ, MBA की डिग्री हासिल की, होटल बिजनेस में कदम रखा, सब चलता जा रहा था। एक कपास कंपनी की शुरुआत भी की और साथ में एक रियल एस्टेट कंपनी की भी शुरुआत की जिसका नाम मेटास था। ये जो मेटास है ना, मिंटोस की तरीके से बस इसको याद रख लेना। इसकी यही कंपनी वो है जिसने इसके बारे में पूरी दुनिया को बता दिया कि ये फ्रॉड है। बस इतना सा याद रखना, ये कंपनी की शुरुआत जो है ना, इसके शुरुआती समय में याद रख करके चलना। कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। 1987 के अंदर जब इसने आईटी सेक्टर के अंदर काम करना शुरू किया, 20 कर्मचारियों को लेकर काम करना शुरू किया, धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया। 1991 में यह व्यक्ति अपना आईपीओ लेकर के आ गया था। आईपीओ को इसने बहुत अच्छे से आगे किया। आईपीओ के अंदर 17 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन मिला इसको, यानी लोगों ने बड़ी मात्रा में इसके शेयर वेयर परचेज किए, बढ़िया काम चल रहा था। 1995 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जब चंद्रबाबू थे तो उन्होंने आईटी के क्षेत्र में काफी सारे इनिशिएटिव लिए और उसके चलते हुए 2000 तक इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, सत्यम भारत की चौथी बड़ी कंपनी बन गई। ये बढ़िया से लेकर के अपने काम करते चला आ रहा था।
इस दौरान होता क्या है कि ये जब सारा काम चल रहा था तो इस दौरान इसकी कंपनी का टर्नओवर बढ़कर के $1 बिलियन के आसपास पहुंच गया। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसा है, कंपनी काम कर रही है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये खबर निकल के आई कि वर्ल्ड बैंक ने इसके ऊपर रोक लगा दी है, तो लोगों के मन में जिज्ञासा बनी। सीबीआई ने इसके खिलाफ में चार्ज दर्ज कर लिया कि यार कुछ तो मामला गड़बड़ है। पुलिस उठा करके इसको लेकर चली गई। तो अब हुआ क्या था ऐसी स्थिति में, तो चलिए अब हम आपको वो बात बताते हैं। असल में हुआ कुछ यूं था कि इसने मतलब इसके पास एक मेल आया था, एक व्यक्ति का मेल था जो कि कंपनी में आया, अब्राहम नाम से। उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास बहुत सारे मेल भेजे और कहा कि कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर, विसिल ब्लोअर था ये कोई व्यक्ति जिसने कि मतलब ये कहा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। वो डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, कंपनी के डायरेक्टर्स, उनके पास मेल भेजी कि मामला कहीं गड़बड़ आ रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जब ये बात पहुंचने लगी तो इसके भाव धीरे धीरे गिरने लगे। इसको लगने लगा कि लोगों तक मेरा राज खुल गया है। 8 साल से जो मैं दुनिया को बेवकूफ बना रहा था, अब वो चीज खुलने जा रही है। तो ऐसा हो क्या रहा था, देखिए हो क्या रहा था कि ये व्यक्ति अपनी कंपनी को लगातार प्रॉफिट में दिखा रहा था। 24%, 25%, 26% अपने प्रॉफिट में दिखा रहा था। प्रॉफिट में दिखाने के लिए फर्जी बिल का उपयोग कर रहा था। फर्जी बिल के लिए क्या करता था, 2 प्रकार के बिल बनाता था। एक बिल होता था एच मार्क लगा हुआ, एक बिल होता था एस मार्क लगा हुआ। एच मार्क का मतलब होता था कि इस बिल को तो छिपाना है, हाइड करना है। एस मार्क का मतलब होता था कि इस कंपनी के बिल को दिखाना है। ऐसा करके बिलों में हेरफेर करके इसने बिलों की संख्या 7000 तक बना ली थी, जिनकी कीमत थी 5100 करोड़ रुपए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि इसने जो बिल बनाए, कंपनी को प्रॉफिट में दिखाया, तो होता यह था कि सत्यम कंपनी के अंदर जो इसका शेयर था, अब कॉमन सेंस रखना, मैंने अपनी कंपनी को प्रॉफिट में दिखाया, लोगों में यह इच्छा जगी कि प्रॉफिट में आ गई है ये कंपनी, मुझे इस कंपनी का शेयर खरीद लेना चाहिए। लोग शेयर खरीदने भागेंगे। ये अपने हिस्से का जो शेयर होता था उस बढ़े हुए भाव पर बेच देता था। उस बेचने से, देखो पहले प्रॉफिट में दिखाने का फायदा क्या था कि शेयर का भाव बढ़ेगा। शेयर का भाव बढ़ेगा, इससे इसको कैसे मुनाफा होगा? इसके परिवारजन और इसके हिस्से में जितने भी कंपनी की हिस्सेदारी थी, ये जैसे ही प्रॉफिट दिखाता अपने शेयर को बेच देता। उसको वजह से क्या होता, इसके पास में पैसा आ जाता। शेयर बेच दिया, इसके पास धन आ गया। अब उस धन का ये क्या करता, उस धन का ये उपयोग करता जमीन खरीदने में। ये पकड़ में आता ही नहीं अगर 2009 की आर्थिक मंदी ना आती। ये खेल जाता इस पूरे गेम को अगर 2009 की आर्थिक मंदी नहीं आती। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ये असल में पकड़ में कैसे आया, उस कहानी को आप समझें। इस व्यक्ति ने क्या किया कि ये जो फर्जी बिल निकाल करके, प्रॉफिट दिखा के, अपने शेयर बेच के जो लाभ कमाया, उस लाभ को ये जमीन में लगा रहा था। जमीन में क्यों लगा रहा था? असल में चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा कि भाई हम हैदराबाद को सिलिकॉन सिटी के रूप में डेवलप करेंगे, इसको एक अच्छे देश के, अच्छी चीज के रूप में डेवलप करेंगे। ये जो डेवलपमेंट वाली चीज थी ना, जो ये बार बार करने की बातें कर रहा था, तो उसके पीछे का बड़ा काम क्या था, मैं वो आपको बताऊं साथियों, कि ये तनख्वाह तो सीमित लेता था, लेकिन अपने शेयर लगातार बेच करके मुनाफा कमाता था। अपने मुनाफे की बढ़ात में इसने रियल एस्टेट कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हुए अपने रियल एस्टेट सेक्टर को इतना बूम पर चढ़ा दिया कि इसने जमीनें खरीद खरीद करके, एक अंदाजा बताता हूं मैं आपको, 6000 एकड़ जमीन खरीद ली। कितनी जमीन खरीद ली? 6000 एकड़ जमीन खरीद ली। आप पूछेंगे ये कैसे हो गया? अब उसकी कहानी सुनो। चंद्रबाबू नायडू ने एक नियम बना रखा था कि कोई भी कंपनी अगर जमीन खरीदना चाहे तो वो 58 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता। इसने क्या किया, अपने सगे संबंधियों के नाम पर 300 कंपनियां बनाई और 300 कंपनियों के नाम से इसने 6000 एकड़ जमीन खरीद ली। 6000 एकड़ जमीन खरीदने का पैसा कहां से मिला? पैसा रियल एस्टेट से मिला। रियल एस्टेट के लिए मतलब पैसा कहां से मिला? उस प्रॉफिट में जो शेयर बेचे थे ना, उससे मिला। उस पैसे को लेकर के ये व्यक्ति क्या कर गया, आगे बढ़ गया। और अब जब आगे चल रहा था तो इसके पीछे की कहानी क्या थी कि इसे यह सूचना थी कि भाई यहां से मेट्रो निकलेगी, तो इसने मेट्रो के आसपास के सारे प्रोजेक्ट खरीद लिए साहब। दूसरा घोटाला क्या किया, कंपनी में कर्मचारी 40,000 दिखा दिए 53,000। 13,000 कर्मचारियों की लगभग 20 करोड़ रुपए महीने की तनख्वाह अपने अकाउंट में डलवा ली। इस तरह से ये कंपनी से पैसा बाहर निकाल निकाल के प्रॉपर्टी में लगाता जा रहा था। फिर दिक्कत कहां आई? 2009 में जैसे ही मार्केट डाउन आया, प्रॉपर्टी का मार्केट धड़ाम हो गया।
प्रॉपर्टी का मार्केट इतना नीचे चला गया कि इसे लगा कि यार जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था ये तो बर्बादी हो गई। तो बोले अब क्या करें। अब इस बर्बादी से निपटने के लिए इसने उसी मेटॉस को जो शुरुआत में मैंने आपको बताई थी उसको सत्यम कंपनी में मिलाने का विचार किया कि मेटॉस के नाम पर ये सारी प्रॉपर्टी कर देता हूं और मेटॉस को सत्यम में मिला देता हूं ताकि जितना भी प्रॉपर्टी खरीदा है वो मेटॉस का, मेटॉस सत्यम की, सारा सत्यम उसका, तो सारा काम सेटल हो जाएगा। लेकिन लोगों का ध्यान अचानक गया कि जब प्रॉपर्टी का मार्केट इतना बुरी तरह नीचे चला गया है तो सत्यम कंपनी इसको 7,000 करोड़ में खरीद कैसे रही है। जब प्रॉपर्टी का मार्केट इतना ही नीचे चला गया तो मेटॉस बिक कैसे रही है। बस यहां से लोगों के दिमाग में सवाल होने शुरू हुए। जब सवाल होने शुरू हुए तो वर्ल्ड बैंक की नजर में यह घटना आ गई। उसने कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ गड़बड़ है। 8 साल के लिए सत्यम को बैन किया जाता है। इसको भी घबराहट आ गई कि यार जब मुझे उसने बैन कर दिया तो लोगों के सामने यह तो क्लियर हो गया कि मैंने कुछ बवंडर काटा है। इसने पत्र लिखकर जनता के सामने स्वीकार कर लिया कि मुझसे गलती हुई है। अब इस गलती का परिणाम यह निकला कि साहब इसको गिरफ्तार किया गया। अब क्या होता है साहब, इस व्यक्ति को मतलब शेयर तो नीचे चले गए, 544 का शेयर आकर के 10 रुपए के आसपास आ गया। दुनिया की चौथी कंपनी मतलब इंडिया की चौथी कंपनी HCL बन गई, बड़ी कंपनी। ऑडिट में क्यों नहीं पकड़ पा रहे थे, क्योंकि इसने सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे बना रखे थे कि कोई पकड़ ही नहीं सकता। 2009 में सत्यम को जो महिंद्रा टेक है, जिसको कि आप टेक महिंद्रा के नाम से जानते हैं, उसने परचेज कर लिया। एक प्रकार से 2889 में सत्यम का कारोबार खत्म हो गया। अब साहब 2015 में रामालिंगम राजू को 7 साल की सजा हुई। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि यह व्यक्ति केवल 1 महीने में ही जमानत पर बाहर आ गया। 1 महीने में जमानत पर बाहर आ गया। उसके बाद से बढ़िया सी अपनी हैदराबाद में जिंदगी जी रहा है। फिलहाल कहानी इतनी ही है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि जिन चीजों के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट ना हो, इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है अपने सेक्टर में ही इंटरेस्ट रखें अगर इन्वेस्टमेंट करना है। अपने सेक्टर में चूंकि आप बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, इसलिए उसी सेक्टर के अंदर जो अच्छा परफॉर्म कर रही कंपनी है उनके बारे में विचार करें, दूसरे के मुनाफे को देख करके, क्योंकि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। घास दूसरी तरफ ज्यादा हरी दिखती है, या यूं कहिए कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है। दूसरे का मुनाफा दिखे और उस कारण से आप उस कंपनी में एंट्री करें तो एक रिस्की सौदा हो सकता है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह कहानी समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो आपके जो भी लेसन इस कहानी से निकल कर आए हों उन्हें जरूर हमें कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा। मेरा तो एक ही लेसन आपके साथ में साझा करना है, और वो ये है कि जब भी आप किसी भी चीज को एकदम बूम पर जाता हुआ देखें तो थोड़ा कॉन्शियस हो जाएं। कॉन्शियस इसलिए हो जाएं क्योंकि ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से यह अचानक बूम पर चली गई, उस पर थोड़ी नजर रखें तो शायद आपके लिए अच्छा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।